आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। संरचना का इंग्लिश स्ट्रक्चर, परमाणु की इंग्लिश एटम। ठीक, ऐसे हमने इससे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं बल्कि पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। लेकिन आगे कुछ साइंटिस्ट आए और भी खोजते गए और मालूम चला कि परमाणु में भी छोटे छोटे कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। वो समय के साथ आगे मिला, यही बात सब लिखा हुआ है। टॉमसन पता लगाया था इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। कौन पता लगाया था? जे टॉमसन। ये पूछता भी है इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था, तो जे टॉमसन। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का पता लगाने वाला जे टॉमसन। ठीक, एक गोल्डस्टीन भी एक साइंटिस्ट थे। ठीक, और वो केनाल रे का एक रे था, उसका आविष्कार किए। ठीक, मतलब खोजे। और धनावेशित, जो कि एक पॉजिटिव रे था, पॉजिटिव किरण, धनावेशित विकिरण था। ठीक, जिसके मदद से उसने दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। ठीक, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था। इस जो नया कण जो मिला उसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, लेकिन विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 2000 गुना अधिक था, और इसका नाम प्रोटॉन दिया गया। अब ये भी पूछेगा कि गोल्डस्टीन किसका खोज किया था? केनाल रे, और जिसकी मदद से किसका खोज किया गया? प्रोटॉन का। गोल्डस्टीन किसका मदद खोज किया गया? केनाल रे का। केनाल रे की खोज की, और इसके मदद से प्रोटॉन। केनाल रे कैसा किरण है? लेकिन धनावेशित पॉजिटिव किरण है। केनाल रे एक पॉजिटिव किरण है, धनावेशित किरण है। ठीक, पॉजिटिव किरण है, जिसकी मदद से कौन है ये? गोल्ड स्टीन। इसका इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? गोल्ड स्टीन। और ये सारा काम 1866 में हो रहा है, जिसकी मदद से प्रोटॉन का खोज किया गया। प्रोटॉन का खोज करके प्रोटॉन का खोज किया गया। और ये इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन किया। अब आगे हम पढ़े। ठीक, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना निकल कर आया? 1 इकाई और आवेश +1। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य यानी न के बराबर, शून्य के बराबर, शून्य से थोड़ा ज़्यादा, नगण्य के बराबर, और आवेश -1 माना जाता है। अब आगे हम देखें। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। ये प्रतीत होता था कि जैसे ये हुआ। ठीक, तो मतलब प्रोटॉन सबसे भीतर होगा, अंदर होगा। ठीक, और बाहर अपना इलेक्ट्रॉन होगा। इस समय इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस सब में इसके हिसाब से ये सब इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। तो टॉमसन अपना सबसे पहले परमाणु का मॉडल टॉमसन दिए। ठीक, टॉमसन। ठीक, और ये टॉमसन क्या बताया कि तरबूज की तरह परमाणु है, जिसमें लाल गोला, लाल भाग जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। और तरबूज की बीज जो की तरह जो बीज है वो धनावेशित गोले है, प्रोटॉन है। वो धनावेशित गोले है। लाल जो इसमें तरबूज में लाल लाल जो मटेरियल दिख रहा है वो सारा इलेक्ट्रॉन है की तरह है, और जो बीज है धंसा हुआ उसमें प्रोटॉन की तरह, मतलब धनावेशित गोले में, धनावेशित चार्ज वाला। ठीक, अब आगे आया। थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, तो एक। ठीक, अच्छा, ये हाँ वही जो ऊपर बोले वही बात का डिस्कस है ये, कि अध्याय 3 में हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में पढ़े थे कि परमाणु अविभाज्य कण है, अविनाशी है। लेकिन बाद में मालूम चला कि परमाणु के भीतर में भी 2 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। पिछले अध्याय में ही हमने पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब उसको और विभाज्य और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे वैज्ञानिक आए और खोजे कि नहीं, इसके अंदर भी 2 और कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और एक और भी है न्यूट्रॉन, आगे भी और मिलेगा। अभी के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, और डाल्टन के जो परमाणु का सिद्धांत था उसको क्या, उस धारणा को गलत साबित कर दिया ये खोज।
कि परमाणु को नहीं टुकड़े में विभाजित किया जा सकता है, जो कि आगे किया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। ठीक, हाँ, थॉमसन ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किए थे। ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि इसको नोबेल प्राइज काहे मिला था थॉमसन को, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन। बहुत बार पूछा है बहुत सारे एग्जाम में, थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो थॉमसन। ठीक, इसीलिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक, थॉमसन का परमाणु मॉडल है। उस थॉमसन क्या क्या बोला था? परमाणु धनावेश गोले का बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए हैं। तरबूज के बीज वाले यहाँ फोटो दिखाया रखा है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये परमाणु क्या है? धनावेशित गोला है, जो कि ऐसा है कुछ है नहीं, मतलब गलत हो जाता है आगे से। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान है और इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए जो है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, कहना चाह रहा है। तो ये भी गलत साबित होता है। आगे चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आए थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया। वो भी मतलब पूरा पूरा सही नहीं था, कुछ हद तक सही था, लेकिन उसका बहुत सारा बात सही था। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक अल्फा कणों के सोने की पतली पन्नी की परत पर टकराया। ये देख, अल्फा कण को सोने के परमाणु वाले पतली पन्नी पे टकराया जा रहा था। देखा कि बहुत सारा कण सीधा सीधा पास कर जा रहा है, गुजर जा रहा है सीधा सीधा, लेकिन कोई बीच वाला जो कण है पूरा पूरा ही मुड़ जा रहा है। कोई कोई कण मतलब मुड़ जा रहा है, कोई कण तो पूरा ही सीधा गया, सीधा वापस भी आ गया। कोई कण सीधा गुजर जा रहा है, कोई कण मुड़ जा रहा है इधर उधर वापस। तो उसने ये अनुमान लगाया। ठीक है, यहाँ यही सब बात लिखा हुआ है। इसने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि बहुत पतली परत रखना चाहते थे, और जो कि ये 1000 परमाणु 1000 एटम के बराबर मोटी थी। 1000 सोने की पतली परत। अल्फा कण, हाँ, जो अल्फा कण होता है द्वि आवेशित हीलियम कण होता है। यानी हीलियम पे जैसे +2 चार्ज होता है ना, दो आवेश वाला हीलियम कण होता है। क्यों नहीं? ये अल्फा कण। ठीक, और ये अतः ये धनावेशित होता है, मतलब धन प्लस चार्ज, इसलिए धनावेश, माइनस चार्ज रहता तो ऋणावेश। यहाँ ये धनावेशित होता है चूँकि इसका द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? 4 यूनिट, 2 दूनी 4। इसका द्रव्यमान 4 यूनिट है, इसलिए तीव्र गति से चल रहा है। कैसे चल रहा है? तेज गति से, तीव्र गति से। और अल्फा कण में ऊर्जा भी अच्छा मात्रा में था, पर्याप्त मात्रा में। ठीक, तो उसने ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो देखा कि कुछ अल्फा कण पन्नी के बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से 1200 कण में से एक कण वापस आ गया। मतलब कुछ कण विक्षेपित हो रहा है, मतलब मुड़ जा रहा है, कुछ कण मुड़ जा रहा है, और पूरा 1200 ऐसा लाइन गुजरा तो एक ये जो लाइन था पूरा वापस आ गया, एक कण वापस आ गया। अब जैसे ये हुआ, ठीक, ये वाला गया टक पास हो गया, ये वाला गया पास हो गया। ठीक, ये वाला गया मुड़ गया, ये वाला गया पूरा बीचे बीच गया, बीचे बीच वापस भी आ गया। ठीक, और ये वाला गया तो मुड़ गया इधर, ये वाला गया सीधा निकल गया। ठीक, तो इस टाइप से देखा गया कि 1200 कण पास करवाया, 1200 कण में से एक कण वापस आ गया, एक वापस पूरा वापस आ गया। रदरफोर्ड जब पास करा वापस आ गया, और कुछ मतलब विचलित हो गया, यानी यहाँ से सीधा सीधा नहीं गया, मतलब पीछे की ओर मुड़ गया, हल्का गया और पीछे की ओर इससे मुड़ गया, कुछ विचलित हो गया। तो वही उसके बाद रदरफोर्ड अनुमान लगाया कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाता है। ठीक, और बहुत कम कण ऐसा है जो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह भी ज्ञात हुआ कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ठीक, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। अब धनावेशित भाग ही कब से विक्षेपित क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लस चार्ज, ये हीलियम प्लस चार्ज वाला है, कहीं प्लस चार्ज से टकराएगा तो क्या होगा? वापस ही हो जाएगा ना। हीलियम +2 है, +2 से टकराएगा, सेम चार्ज से टकराएगा तो क्या होगा? वापस हो जाएगा टकरा कर।
तो जहाँ से टकरा कर वापस हो जा रहा है, विक्षेपित हो जा रहा है, तो इससे यह पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। अब आगे देखिए तो उसने ये भी पाया कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पे, मतलब 180 डिग्री पे पूरा पूरा विक्षेपित हो गया, सीधा सीधा वापस भी आ गया। 180 डिग्री पे विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़े के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुनी छोटी है। यानी इस बात सबसे वो आंकड़ा निकाला कि जो नाभिक जो बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित का है, जहाँ से पूरा पूरा वापस हो गया, तो इसका जो ये यहाँ से गया, इधर ही गया और इधर वापस आ गया, पूरा पूरा इधर से गया और इधर ही इस लाइन पे वापस आ गया। तो ये निष्कर्ष निकाला जो परमाणु का जो त्रिज्या है, ठीक, नाभिक का त्रिज्या 10 गुना जितना परमाणु का त्रिज्या है, परमाणु का त्रिज्या है उसका 10⁵ गुना छोटा, 10⁵ गुना छोटा इसका त्रिज्या है। इसका मतलब ये नाभिक का त्रिज्या है। नाभिक का त्रिज्या है। तो वही बात सब लिखे है यहाँ, और क्या। तो वो निष्कर्ष ये भी निकाले कि परमाणु के केंद्र में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है, कोई धनावेश वाला चार्ज है, ठीक, जिससे नाभिक कहा, उसका नाभिक नाम दिया। तो ये बात बाद में सही भी सिद्ध हुआ। संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी बात सही सिद्ध हुआ बाद में कि संपूर्ण द्रव्यमान लगभग नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाँ, ये भी बात सही सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यानी जैसे ये हो गया नाभिक में चार्ज हो गया, पूरा मास लगभग है, और ये जो हुआ, ये गोला गोला वाला हुआ, इसमें इसका कहना था, मतलब बाहर वाले नाभिक में गोल गोल मार्ग में क्या कर रहे, चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम है, ये भी बात सही हुआ। नाभिक का आकार बहुत कम है, ये नाभिक है, अंदर वाला नाभिक, और ये पूरा जो है परमाणु का आकार, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, ये भी बात सही हुआ। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या रह गया, इसने जो बताया वो तो सही बताया, लेकिन कुछ कमी रह गया। वो कमी ये रह गया कि उसने इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा विकृत करेगा, नाभिक से टकरा जाएगा। कमी ये रहा कि इसके हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा ख़त्म कर देगा घूमते घूमते, और जाके नाभिक में टकरा जाएगा और इसमें गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर हो जाता, माने परमाणु खत्म हो जाता। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है, न तो परमाणु नष्ट होता है न तो सृजित होता है। तो यही कमी को दूर करने के लिए एक दो लाइन और, मतलब बोर्स ने अपने परमाणु मॉडल में जोड़ा। ये सब बात रखा है, ये सब बात सही था, लेकिन दो चार बात जोड़कर और मतलब परिपूर्ण कर दिया, मतलब परमाणु का मॉडल पूरा दिया, वो जाकर अब सबसे सटीक साबित हुआ। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर्स ने परमाणु की संरचना के बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। वो अवधारणा इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जिससे सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का कक्षा है, जिसे प्रथम कक्षा में चक्कर लगाएगा, द्वितीय कक्षा में इसके हिसाब से, तृतीय कक्षा में अपना कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसी तरह, ठीक। प्रथम कक्षा को के नाम दे देते, द्वितीय कक्षा को एल, तीसरे एम, चौथा कक्षा होता तो एन नाम दे देते। और कहता इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते रहेंगे, फिक्स कर दिया कक्षा, ठीक, जिन्हें इलेक्ट्रॉन को विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते तो उनकी ऊर्जा ख़त्म नहीं होता। तो ये वही कारण बोला कि जब इसी कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे तो उसका ऊर्जा ख़त्म नहीं होगा, उस इलेक्ट्रॉन का, उस जैसे एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे तो उसका ऊर्जा ख़त्म नहीं होगा, ठीक। हर एक कक्षा का एक अपना अपना ऊर्जा का स्तर है, उन्होंने ये भी बताया, ठीक। अब इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक, इसी के लिए, ठीक।
परमाणु की संरचना पर पूरा सही जानकारी देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला ये बोर्स साहब को, ठीक। और इनको भी नोबेल मिला था, रदरफोर्ड साहब को भी नोबेल मिला था, ठीक। और नाभिकीय भौतिक को जनक भी माना जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक भी माना जाता है रदरफोर्ड साहब को, ठीक। ये भी ध्यान रखना है, माना जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था रदरफोर्ड को। अब देखते हैं और बोर बोले थे कि हर एक मतलब हर एक कक्षा में 2n, जैसे ये प्रथम कक्षा हुआ तो के, दूसरी कक्षा L, तृतीय कक्षा M, चतुर्थ कक्षा n बराबर 1 2 3 4। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का फार्मूला भी बताया था 2n² के हिसाब से। 2n की जगह 1 रखेंगे तो n², 2 गुने 1 बराबर 2। इसी तरह अगर इनके जगह 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 2 इंटू 4 बराबर क्या 8। इसी तरह इनके जगह 3 रखेंगे 2 इंटू 2 के पावर, इनके जगह 3 ना, 3 के स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 कितना 18। इसी तरह इनके जगह 4 रखेंगे तो 2 इंटू 4 चौका 16, 16 दूनी 32, ये 18, ये 2, ये 8, ये 18 32, ठीक। तो इस तरह से ही है। और क्या, यही बात यहाँ लिखा हुआ है कैसे कि एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की सूत्र। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की सूत्र 2n² फार्मूला। अब n के जगह 1 रखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसी तरह तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से आगे चलते जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस तरह से चलते जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अब तक खोज हो चुका था। एक नया वैज्ञानिक है चैडविक ने एक और खोज न्यूट्रॉन का खोज कर डाला। ये न्यूट्रॉन का खोज ये भी पूछता है किसने किया था, तो जे चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज, हाँ, एक अपरमाणु ये कण था, ठीक, जो अनावेशित था, इस पर कोई चार्ज नहीं था और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। जितना मतलब द्रव्यमान प्रोटॉन का था उतना ही द्रव्यमान इसका भी था, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर शून्य चार्ज था, अनावेशित था, शून्य चार्ज था, ठीक। इसको एन से न्यूट्रॉन है तो एन से पहला अक्षर से दर्शाया गया, ठीक। परमाणु का द्रव्यमान, हाँ, परमाणु का जो द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं पूरा परमाणु का, उसमें प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित नाभिक के भार ही बेसिकली होता है। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बताए थे और नील बोर ने भी बताए थे, उसका सपोर्ट किया था। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है, ठीक। ये पहले ऊपर बता चुके हैं। 2 × 1² पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 × 2 के पावर 4 2 दूनी 4 8, दूसरा में, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो वही पहला में हाइड्रोजन 1, दूसरा में हीलियम 2। अब इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता पहला कक्षा में। और दूसरा कक्षा में इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में यहाँ तक देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, लेकिन अष्टक तक यहाँ बताया रखा है कि अष्टक, इस क्लास में पढ़ना है कि अष्टक का सिद्धांत मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पा लेगा तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ये कक्षा क्या हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं रहेगी। वो अष्टक पूरा करने के लिए ही ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है या दूसरे से कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और संयोजित बॉन्ड बनाता है, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। वही लिखा, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कहना चाह रहा है ये ऐसा 30 तक ही लगभग वैल्यू होता है, वैल्यू बढ़ जाता है 1 से 30 तक में। अब आगे और भी बढ़ेगा, 18 भी आ सकता है, सबसे बाहरी कक्षा में 32 भी आएगा,
आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब तक मतलब इस क्लास के हिसाब से 1 से 130 के लिए अभी देखें तो अधिकतम कक्षा में अधिकतम सबसे बारीक कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, जो हम लोग पढ़ते हैं जितना मतलब यूज में आता है उसमें उसमें अधिकतम बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के लिए दो कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि कक्षा क्रमानुसार भरता है। इसके कहने का मतलब ये है कि पहला कक्षा जब तक ये बीच में तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक। पहला कक्षा जब तक भर में 2 इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाएगा तब दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद तीसरा कक्षा में तब जाके इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब इस हिसाब से भरते जाएगा ना, तो सबसे पहले इसमें बीच में वाला में भरेगा, ठीक। और उसके बाद इसमें भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके पहले इसमें भरेगा तब जाकर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ना कि पहले इसमें आने लगेगा फिर तब जाके इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। 8 या 18 इलेक्ट्रॉन जो भी हो। पहले सबसे पहले यही कह रहा, सबसे पहले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाते तब तक आगे वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक। कार्बन का देखें तो 2 और 4, सोडियम का देखें तो 2 8 10 1 11, ठीक। वही वाला कार्बन और सोडियम के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन का वितरण लिखे, कार्बन में 2 और 4, सोडियम में पहले कक्षा में 2 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 1 जाएगा, ठीक। अब संयोजकता देखें, संयोजकता समझने के लिए सबसे अच्छा इसके चार्ट से हम बता देते हैं। जैसे ये तो याद होना ही चाहिए, 30 तक याद, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसमें 18 तक दिया हुआ है, तो अभी 18 तक भी याद कर ले रख ले तो बहुत अच्छा है। ऐसे 30 तक मिनिमम याद होना चाहिए। तो अगर देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 2 3, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। पिछले अध्याय में हमने 30 तक लिख दिया था लाइन से, उससे याद करते हैं, ठीक। अब देखिए तो जब 8 होता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। इससे बीच में तो न्यूक्लियस आ गया अपना, पहला अपना के हो गया, दूसरा कक्षा अपना एल हो गया, तीसरा कक्षा अपना एम हो गया। चौथा कक्षा अपना एन हो गया, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से भरा जा रहा है। अब पहला कक्षा आएगा तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ठीक। अब दूसरा कक्षा आते आते इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा। तो हम देखिए कि पहला कक्षा है एल, दूसरा कक्षा है एम, तीसरा कक्षा है एन, चौथा कक्षा है। अब देखिए कि हाइड्रोजन में 1 है, तो संयोजकता भी इसका जो बाहरी कक्षा में, संयोजकता का परिभाषा होता है जो बाहरी कक्षा में जो खाली इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा, यहाँ लिखा भी होगा संयोजकता का बाह्यतम कक्षा, परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होती है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। इलेक्ट्रॉन को अष्टक बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होती है, इलेक्ट्रॉन की अष्टक बनाने के लिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ग्रहण होता है वही उसका संयोजकता होगा। अब
इसके बारीक कक्षा में हाइड्रोजन के बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये या तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या तो एक इलेक्ट्रॉन पा ले, तो ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, दोनों इस कक्षा पूरा पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए इसका संयोजकता एक। अब हीलियम है तो अब ये दो है, ये इसका संयोजकता ऑलरेडी दो है, मतलब ये तो न तो त्यागेगा न ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन हीलियम यहाँ ना हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन के बारीक कक्षा में एक है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो भी ठीक है, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो भी ठीक है। तो इसका संयोजक सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हाइड्रोजन के संयोजकता एक। हीलियम के बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सबसे प्रथम कक्षा में फिल हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर गया, तब दो इलेक्ट्रॉन न किसी को देगा। अब अष्टक पूरा हो गया, सब मतलब सब अपना कक्षा भरना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है, या तो ड्यूप्लेट है तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तब ये दो इलेक्ट्रॉन कहीं से न रिएक्शन करेगा, न किसी को देगा, न किसी को ले लेगा, तो इसका संयोजकता क्या होगा, जीरो। इसी तरह हम लिथियम को देखें, 2 1 3, लिथियम का पहला में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा मैक्सिमम, ठीक। अष्टक पूरा करना है, इसको किसी तरह चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये तो भर गया, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तब जाकर अष्टक पूरा होगा, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दे तब जाकर अष्टक पूरा होगा। तो आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग ही देगा तो क्या होगा, इसका संयोजकता 1। अब इसी तरह बेरिलियम का देखें, 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 2 4 हो गया। अब ये अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब पूरेगा, नहीं तो सब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा फिर भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग ही देता, नज़दीक क्या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, बशर्ते 6 इलेक्ट्रॉन पाना। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो बेरिलियम का भी संयोजकता क्या हो जाएगा, 2। यहाँ वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जितना त्याग देता है या ग्रहण करता है वही उसका संयोजकता होता है। यहाँ ब्रोन में देखें तो 2 3 5, यहाँ इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा बाहर का, तो फिर भी ये स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो इसका संयोजकता 3 हो जाता है। इसी तरह कार्बन है, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसलिए इसका संयोजकता क्या है, 4। वही नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन 7 होता है, 2 5 7। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन पाना आसान है। 3 ही इलेक्ट्रॉन पाना है, त्यागने के लिए 5 को त्यागना होगा, पाने के लिए 3 को, तो इसमें से 8 ये 8 में से 5 घटाए तो 3, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 3 हो गया। 8 में से 5 घटाए तो 3, चूँकि 8 अब 3 को इलेक्ट्रॉन पा लेगा तो ये 8 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा नाइट्रोजन का। उसी तरह ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 6 8, इसी तरह ये 8 में से 6 घटाएंगे तो कहता क्या होगा, 2। तो 8 में से 6 घटाए तो वैलेंसी 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको पाना आसान है। 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन पाना इसके लिए आसान है, तो इसका वैलेंसी 2। इसी तरह फ्लोरीन का देखें, 2 7 9, इसको 1 इलेक्ट्रॉन पाना आसान है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल, तो इसका संयोजकता 1, ठीक। इसी तरह नियोन देखें, नियोन का तो 2 8 10, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये कहा है किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, तो इसका संयोजकता 0, न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसी तरह नियोन का देखें, 2 8 10 1 11, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसी तरह हम मैग्नीशियम का देखें तो 2 8 10 2 12, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसी तरह हम आगे देखें एल्युमिनियम का, 2 8 10 3 13, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा। इसी तरह हम सिलिकॉन का देखें, सिलिकॉन 14 2 8 10 4 14, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, ठीक। हाँ, फास्फोरस का देखो, 2 8 10 5 15 15, इसको 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पाना, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसको लिए पाना आसान है, बशर्ते 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना, लेकिन कभी कभी त्याग भी देते हैं, तो इसलिए फास्फोरस का संयोजकता 3 भी हो जाता है, कभी कभी 5 भी हो जाता है, ठीक। और सल्फर देखें तो 8 6, अब ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन पाना आसान है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पाना आसान है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पाना, तो इसीलिए इसका संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब 8 में से इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन कम रहा है अष्टक पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो भी संयोजकता हो जाएगा। अब ये आर्गन 2 8 10 और 18, इसको 0 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, ये अष्टक पूरा हो गया। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण करता है तो उसमें मतलब लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज। इसी तरह इस सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सल्फर पे 2 निगेटिव चार्ज, ठीक। क्या कर्जा चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फास्फोरस पे कितना फास्फोरस दोनों शो करेगा, फास्फोरस अगर 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो फास्फोरस पे +5
लेकिन +5 थोड़ा मुश्किल है, जबकि -3 आसान है। फास्फोरस पे 3 माइनस आसान है। ठीक, अब सिलिकॉन का देखें, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 4 प्लस। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 8 10 3 3 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए छोड़ना आसान है। इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान, तो एल्युमिनियम पे +3 4। फिर मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे बारीक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही ना लॉस करेगा, छोड़ेगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज, Mg पे +2। इस तरह सोडियम के बारीक कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो सोडियम पे +1 चार्ज आ जाएगा। नियोन को पे कुछ कोई चार्ज नहीं आएगा, कि ये छोड़ेगा ही नहीं, इसका अष्टक पूरा हो गया, ये स्थिर हो गया। सब परमाणु अपना अष्टक पूरा ही करना चाहता है, इसका अष्टक पूरा है, तो ये रिएक्शन में भाग जल्दी नहीं लेगा, अष्टक इसका पूरा है। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन का देखें तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, जिस पे कर्जा चढ़ रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -4 -1, ठीक, -4, ठीक। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ऑक्सीजन पे तो -4। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, नाइट्रोजन पे 3 ग्रहण कर रहा था बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, कार्बन पे 4 + 4 या +4 4, ठीक। बोरॉन पे बोरॉन पे हाँ, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन बाहर है, छोड़ रहा था, बोरॉन पे कितना हो जाएगा, +3 चार्ज, 3 बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो 2 + 4। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, लिथियम +1 चार्ज। हीलियम एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा है, छोड़ेगा, तो हीलियम पे 0 चार्ज, ठीक। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, ठीक। तो यही संयोजकता था। संयोजकता बेसिकली होता है कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ने, ठीक, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा या छोड़ना होगा, ठीक, वही बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, वही उसका क्या हो जाता है, संयोजकता हो जाता है, एक लाइन में, ठीक। ऊपर यही पूरा कहानी में समझा कर लिखा गया है, जो हमने वही भी डिस्कस किया है। अब आगे हम देखें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या देखें तो जो तत्व का यहाँ प्रतीक लिखा रहता है, नीचे परमाणु संख्या लिखा रहता है, ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखा रहता है। अब पहले भी हमने बता चुका है, डिस्कस कर चुका है कि आपको लगभग 20 क्रमांक तक परमाणु, 29 क्रमांक तक तो याद कर लेना है, जिसमें से 20 क्रमांक हम देखें, 20 क्रमांक तक वो फॉलो करता है कि अगर अपवाद में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। बाकी बात जितना ये परमाणु संख्या रहता है, जितना परमाणु संख्या रहता है उसका ये दुगुना रहता है, या तो दुगुना में 1 जुड़ा रहता है, दुगुना में 1 जुड़ा हुआ रहता है। हाइड्रोजन अपवाद है। तो जब अगर 20 तक में ये वैल्यू रहता है, कहाँ तक, 20 तक, 20 तक में, इसको हम ऊपर लिख देते हैं सबसे अच्छा, ताकि बताने में। जैसे अगर हीलियम का देखें तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान इसके 2 गुना 4। वही हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का देखें, परमाणु संख्या 3, ये 3 दूनी 6 1 7। ये ऐसा पहले भी बता चुके हैं कि अगर परमाणु संख्या सम हो, सम मतलब 2 4 6, 2 से कटने वाला सम, 2 से कटने वाला, 2 से कटने वाला 20 तक, कहाँ तक, 20 तक ये है, लगभग वैलिड है 20 तक, 2 4 6 8। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा, परमाणु द्रव्यमान n×2 हो जाएगा, जितना n का मान हो। जैसे 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 है तो 4 दूनी 8, 6 है तो 6 दूनी 12, 8 है तो 8 दूनी 16 1 16। एक और, एक नाइट्रोजन का बस याद रख लेना है कि नाइट्रोजन का 7 है तो 7 दूनी 14 ही होता है, ठीक। अब आगे देखें, अगर ये परमाणु संख्या सम न होकर विषम हो, यानी n बराबर, हाइड्रोजन तो अपवाद है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या भी 1, परमाणु संख्या भी 1, तो 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 भी अपवाद है,
9 हो गया, 3 5 9 लिख देते हैं। तो चूँकि 7 में भी यही और 11 हो गया। ठीक, तो इसमें परमाणु द्रव्यमान जो होता है n×2 + 1। 3 है तो 3 दूनी 6 1 7, 5 है तो 5 दूनी 10 1 11, 9 है तो 9 दूनी 18 + 1 19, 11 है तो 11 दूनी 22 1 23। ठीक। अब देखिए परमाणु का द्रव्यमान संख्या निकालते कैसे है। द्रव्यमान संख्या वो निकालते ऐसे है कि न्यूक्लियस में मतलब जैसे वह परमाणु हुआ तो बीच में न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच में न्यूक्लियस था, ये बीच में न्यूक्लियस से बाहर तक अच्छा सब है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों का जो भार होता है वही परमाणु का भार होता है। दोनों का जो भार होता है, दोनों का द्रव्यमान जो होता है वही परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो परमाणु में नाभिक में विद्यमान होता है, ये क्या नाभिक, ये लिखा हुआ नाभिक में विद्यमान होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होते हैं। नाभिक मतलब ये बीच में जो सेंटर में प्लस। ठीक, उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान जिसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। अभी हमने लिखा था द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़कर जो द्रव्यमान होता है वही परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है। परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो कार्बन का कितना परमाणु 12। इस तरह एल्युमिनियम का देखें 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, 13 14 जोड़े तो 27। वही बात लिखा है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अच्छा ये बता रहा है कि कोई भी तत्व, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो कैसे लिखा रहता है, बीच में तत्व का प्रतीक लिखा रहता है हीलियम, और नीचे परमाणु संख्या लिखा रहता है, और ऊपर इसके ऊपर द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या द्रव्यमान, परमाणु संख्या 1 से 30 तक रट लेना है, याद कर लेना है, चाहे जैसे भी हो। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम जो लाइन से है पूरा 18 तो ऊपर ही दिया हुआ है। ठीक, तो पहले आराम से 10 करके या 5 करके अपना इसको रट लेना ज़रूरी है, मतलब याद रखना ज़रूरी है, तब जाकर केमिस्ट्री समझ में आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब समस्थानिक देखिए, समस्थानिक में कहा जाता है कि परमाणु संख्या समान हो, मतलब ये नीचे वाला समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अंतर हो जाए। जैसे हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक होता है, ये भी है हाइड्रोजन ही, ये भी है हाइड्रोजन ही, ये भी है हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन का 3 रूप होता है, जब परमाणु संख्या 1, या इसका भी परमाणु संख्या 1, इसका भी परमाणु संख्या 1, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या बदल जाता, मतलब ये द्रव्यमान उसका बदल गया, ये द्रव्यमान 2 हो गया, ये द्रव्यमान 3। जब समस्थानिक का परिभाषा ही होता है परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 1 1, इसका द्रव्यमान 1, इसका द्रव्यमान 2, इसका द्रव्यमान 3। तो 1 द्रव्यमान होगा तो प्रोटियम, 2 द्रव्यमान होगा तो ड्यूट्रियम, 3 द्रव्यमान होगा ट्राइट्रियम। ड्यूटेरियम को ही भारी हाइड्रोजन कहते हैं। वही लिखा हुआ, कार्बन का भी 2 परमाणु समस्थानिक है, जैसे कार्बन का परमाणु संख्या दोनों में 6 है लेकिन परमाणु भार एक जगह 6 दूनी 12, एक जगह 14। इस तरह क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का भी परमाणु भार एक जगह क्या है, क्रमांक तो 17 है, एक जगह भार या द्रव्यमान 35, एक जगह 37। तो वही है कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसको समस्थानिक कहेंगे। उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और हम देखें तो जो अब देखिए कि अब ये इसमें देखिए क्लोरीन 35 भी क्लोरीन 37, तो जो नेचर में हमको प्रकृति में क्लोरीन मिलता है उसके बाद 35 वाला 3 हिस्सा रहता है, 37 वाला 1 हिस्सा रहता है, तो दोनों मिलकर 35.5 हो जाता है। किसका, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान संख्या।
अब देखिए समस्थानिक का प्रयोग, जैसे यूरेनियम भी यूरेनियम का भी समस्थानिक होता है। यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग परमाणु के भट्टी में जो होता है वो भी यूरेनियम। कैंसर के उपयोग में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग लेते हैं। पूछता है क्वेश्चन, कोबाल्ट समस्थानिक कैंसर का उपयोग, कौन से कैंसर कैसे कोबाल्ट। ठीक। घेंघा रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग लेते हैं। यूरेनियम के परमाणु रिएक्टर में जो बम बनाते हैं उसमें भी यूरेनियम का यूज होता है। परमाणु भट्टी में एटॉमिक रिएक्टर में यूरेनियम के समस्थानिक का। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं समभारिक। समभारिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होता है समभारिक कहा जाता है। आर्गन का परमाणु, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। आर्गन का, अच्छा, इसमें जो है द्रव्यमान उसका उल्टा हो जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर लेकिन परमाणु संख्या अंतर हो जाता है। मतलब ये अगर नीचे वाला ले लिए, कोई अगर एक मेटल है, ये नीचे वाला कोई वाई है, ठीक, ये नीचे वाला अंतर हो जाएगा, ऊपर वाला भार दोनों का सेम हो जाएगा। ये सेम सेम, ये सेम सेम, ये डिफरेंट अंतर, ये अंतर लिख देते, ये यहाँ अंतर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस टाइप का ऊपर सेम हो जाए, भार सेम हो जाए और नीचे वाला, तो उसे समभारी कहेंगे। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और आर्गन का परमाणु संख्या 18। ठीक। तो हाँ, पर लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या कितना, 40, दोनों का ऊपर 40। यानी तत्वों के इस जोड़े में अणुओं को न्यूक्लियन संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले परमाणु संख्या अलग अलग क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या, ये नीचे वाला, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला ये द्रव्यमान संख्या सेम होना चाहिए, ये अलग अलग अंतर इसमें आ जाता है, नीचे वाला द्रव्यमान संख्या, तो उसे समभारिक कहा जाता है। ठीक। और अब तक हमने जो सीखा, जैसे ये वही एग्जाम्पल दे रहा है, ये आर्गन दे रहा है और ये क्या, कैल्शियम। कैल्शियम का देखे तो परमाणु संख्या 20 होता है, आर्गन का 18 होता है, और दोनों का द्रव्यमान, इसका 40 और इसका भी 40। तो ये क्या हो गया, समभारिक का उदाहरण है, समभारिक। नीचे वाला में अंतर हो गया, किस में अंतर हो गया, क्रमांक में, परमाणु संख्या में, या क्रमांक में बोले तो परमाणु संख्या में, परमाणु संख्या में अंतर, परमाणु क्रमांक या संख्या, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोलते, क्रमांक भी बोलते, इसमें अंतर आ गया, इसमें क्या अंतर आ गया। और ऊपर परमाणु भार समान होंगे दोनों में, परमाणु भार 40-40, परमाणु द्रव्यमान या भार, भार बोले या द्रव्यमान, या द्रव्यमान समान। तो इस टाइप को बातों को हम क्या बोलेंगे बताओ, तो इस टाइप की बातों को हम लोग समभारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समभारिक, समभारिक, भारिक। और अब तक हमने क्या पढ़ा उसको ही मतलब एक नज़र डाले के। तो अब तक हमने क्या सीखा, तो अब तक हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन चाचा ने। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन चाचा ने, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन चाचा ने। ठीक। थॉमसन चाचा ने बताया था कि धनात्मक गोले में धंस जाता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। फिर आया थॉमसन के बाद रदरफोर्ड चाचा आए, वो बताए कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु केंद्रक की खोज, हाँ, परमाणु में जो केंद्रक होता है बीच में, ठीक, केंद्रक होता है, उसका अल्फा कण का प्रयोग, अल्फा कण हीलियम धनावेशित वाला कण था। ठीक। बहुत तेज़ी से गुजारा गया इस प्लेट से, तो बहुत सारा किरण गुजर गया, कुछ वापस जो आ गया था वही वाला बात, एक किरण वापस आ गया था, कुछ मुड़ गया था। ठीक। तो वही ये बोल रहा है कि परमाणु का केंद्र की खोज अल्फा कण की मदद से रदरफोर्ड चाचा चिल्ला रहा है कि हमने किया। ठीक। और रदरफोर्ड चाचा और भी बात बोल रहा है कि अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है इलेक्ट्रॉन केंद्र के, और बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक। बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। परमाणु स्थिरता का मॉडल का व्याख्या नहीं किया था। यही अब उसके बाद नील बोर चाचा है। नील बोर चाचा का सब मॉडल सबको लिए, कॉमन जो सही था उस बात को लिए, और अपना बात एक जोड़ दिए कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षा में वितरित रहते हैं। यानी इसने बताया कि ठीक है, हम मानते हैं बीच में न्यूक्लियस है,
ये बात मान लिया। ये भी बात मान लिया कि इलेक्ट्रॉन चारों कक्षा में घूमता है, इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में। अच्छा सा फोटो बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते रहता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसी तरह और भी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। 8 इसने बताया एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक। और एक निश्चित ऊर्जा के साथ निश्चित ऊर्जा के साथ घूमते रहेगा और ये अपना ऊर्जा नुकसान नहीं करेगा। तो ये बात सही सिद्ध हो गया। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा। और ये भी बोला कि बाहरी कक्षा में, अगर इसमें सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया तो स्थिर, अगर इसका 8 इलेक्ट्रॉन भर गया तो अब स्थिर हो गया, अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर गया तो ये स्थिर हो गया। लेकिन इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद फिर आगे 18 इलेक्ट्रॉन भरता है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा, ठीक। और ये सब इतना खोज हो ही रहा था तो सबसे लास्ट में आ गए एक चैडविक चाचा, वो एक नया चीज़ को खोज कर दिए कि ये बीच में सेंटर में उसने जो बता दिए कि इसमें न्यूट्रॉन भी है, ठीक, न्यूट्रॉन भी है, ठीक, जो कि प्रोटॉन के भार में प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन है तो नो चार्ज है, इस पर 0 चार्ज है, नो से न्यूट्रॉन, नो से नो चार्ज, इस पर 0 चार्ज है, ठीक। तो अब तक कौन कौन हो गया, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता था, बीच में पहले प्रोटॉन का खोज कर दिया था और ये न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने। अब ये आ गए चाचा, चैडविक चाचा, वो न्यूट्रॉन का खोज कर दिया और बोला इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। प्रोटॉन धनावेशित है, यही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। और न्यूट्रॉन पे अनावेशित है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं, n पे 0, नो चार्ज, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रत्येक का द्रव्यमान एक इकाई, हाँ, लेकिन द्रव्यमान सबका एक एक इकाई ले लिया गया। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, लेकिन द्रव्यमान सबका एक इकाई ले लिया गया। द्रव्यमान एक इकाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान एक इकाई, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना है। अब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, जो भार है, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है, ठीक। इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसीलिए इतना छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को नगण्य कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान ही नहीं होता है, 0 द्रव्यमान लगभग। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान एक ही इकाई लिया गया, ठीक। अब बाहरी कक्षा में इस कक्षा को के एल एम एन से दर्शाया गया, K = 1, L = 2, M = 3, N = 4। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने का फार्मूला बताएगा 2n², ठीक। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेता है, ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वही उसका संयोजन शक्ति होता है, ठीक। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तत्व का जो परमाणु संख्या, जितना प्रोटॉन संख्या होगा, इसके केंद्रक में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका परमाणु संख्या हो जाएगा। ये अच्छा बात है कि इसके न्यूक्लियस में, जिससे न्यूक्लियस हो, इसके सेंटर में जितना प्रोटॉन संख्या होगा, जितना प्रोटॉन होगा, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, प्रोटॉन पे +1 चार्ज। तो जितना प्रोटॉन का संख्या होगा वही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक संख्या होगा। परमाणु का संख्या होगा या परमाणु का क्रमांक संख्या होगा, परमाणु का क्रमांक संख्या होगा या परमाणु संख्या होगा, क्रमांक संख्या होगा, ठीक। समस्थानिक अभी पढ़े हैं कि जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या समान। समभारिक अभी पढ़े हैं जिसका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर का भी